मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक है ग्रह के सही फल का सटीक नियम क्या है। द एग्जैक्ट रूल्स फॉर करेक्ट रिजल्ट ऑफ प्लेनेट। जी हाँ, ग्रह के सही फल का सटीक नियम क्या है। क्या आप सब लोग ये जानना चाहते हो कि ग्रह के फल का सही नियम क्या है, सही फल का सटीक नियम क्या है? बिल्कुल आप जानना चाहते हो, आपकी जिज्ञासा है, तभी हमने ये वीडियो बनाया। आप सभी जानते हो कि ग्रह के फल कहने की अनेकों प्रणालियां हैं, अनेकों पद्धतियां हैं, और आप ये भी जानते हो कि जब कुंडली का फल कहा जाता है तो चाहे राशि हो, नक्षत्र हो, उपनक्षत्र हो, केंद्र हो, त्रिकोण हो, उच्च हो, नीच हो, या कोई नियम जो लगाया जाता है वो ग्रहों के फल के लिए ही लगाया जाता है, क्योंकि फल तो केवल ग्रह देते हैं और सारे घटक या पहलू ये केवल उनका सहयोग करते हैं। अब इसका सही नियम क्या है, सही फल का सटीक नियम क्या है? अनेक पद्धति हैं। आप सभी जानते हो कि फल कथन के लिए अनेकों पद्धतियां, जैसे हाथ देख के फल कहना, इसको हस्त सामुद्रिक कहते हैं। मुख या चेहरा देख के फल कहना, उसको मुख सामुद्रिक कहते हैं। गणित अंक द्वारा न्यूमरोलॉजी कहते हैं। इसी तरह से वैदिक ज्योतिष, पराशरी ज्योतिष, केपी ज्योतिष, नाड़ी ज्योतिष, लाल किताब, तमाम पद्धतियां प्रचलित हैं। लेकिन इन्हीं सभी पद्धतियों में कुंडली शास्त्र ही सबसे सही पद्धति है। अब कुंडली शास्त्र में भी लोग विभिन्न नाम दे करके फल कहते हैं, जबकि फल कथन का सटीक नियम जो मैं बताने जा रहा हूँ वही है, क्योंकि थंबनेल में हमने लिखा है कि अन्यत्र नहीं मिलेगा। यहाँ आप सभी जानते हो कि फल कथन की जो अनेकों पद्धतियाँ प्रचलित हैं, कुछ पुराने अनुसार, कुछ मध्यम अनुसार, कुछ बीच के अनुसार, कुछ इधर से लेके, कुछ उधर से लेके, कुछ संस्कृत में, कुछ श्लोक में ये फल कहा जाता है। लेकिन फल कथन करने वालों को इससे कोई मतलब नहीं है कि वो सब फल सही बैठ रहा है कि नहीं, बस चिकनी चुपड़ी बातें बता करके आपको प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। जो फल मैं बताने जा रहा हूँ यह केवल केपी द्वारा बताने जा रहा हूँ, केपी में ही उपलब्ध है। लेकिन केपी से भी फल कहने वाले हम नहीं हैं, बल्कि वो केपी से भी लेते हैं, फिर नवांश दशमांश में भी आ जाते हैं, फिर अनेकानेक तरीके अपना करके केवल आपको प्रभावित करते हैं। और जब आप उसके आधार पर अपनी कुंडली में फल खोजते हो तो नहीं मिलता। लेकिन आज जो बताने जा रहा हूँ कि ग्रह का वह फल, सही फल सटीक कैसे होता है, वह केवल केपी द्वारा हो सकता है। और केपी में भी मैं जो बताने जा रहा हूँ वही नियम सही है, अन्यत्र कोई बताएगा नहीं। आइए, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश करिए। एक हाइप का बटन दिख रहा होगा, हाइप कीजिए। बगल में अगर बेल आइकन आती है तो दबाइए और ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए। वीडियो पसंद आवे तो लाइक करिए, अधिकतम मित्रों तक शेयर करिए। वीडियो के अंत में एक कमेंट ज़रूर दीजिए, मैं उसका जवाब देता हूँ। लेकिन वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि पूरा देखने के बाद ही आपको सही समझ में आएगा। क्योंकि शुरू जहाँ से होता है, अंत जहाँ होता है, वहीं उसका कंक्लूजन होता है। आइए, हम यहाँ आज किसी का बर्थ डिटेल तो नहीं दिए हैं, लेकिन फल, ग्रह का फल कैसे कहूँगा। जैसे आप मान लीजिए कि सूर्य है एक ग्रह। सूर्य कुंडली में, इस कुंडली में जो केपी लग्न का चार्ट है, ये नेचुरल और कुदरती कुंडली है जो मेष लग्न की है। देखो, मेष लग्न की कुंडली में
पंचम भाव का स्वामी सूर्य है, सिंह का। मान लीजिए यही कुंडली है आपकी या किसी भी लग्न की है, सूर्य किसी न किसी भाव का स्वामी होगा, सिंह राशि जाओ। मान लो सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में बैठा, अब जो ही मेष में सूर्य को देखेगा कोई, बस उच्च में है, उच्च का ग्रह बड़ा बढ़िया फल देता है, ये राजयोग देता है, केंद्र और त्रिकोण दोनों है लग्न, बहुत बढ़िया फल देगा। लेकिन मित्रों ये घटित नहीं होता, संयोग से कहीं घटित हो गया तो वो संयोग है, लेकिन नियम संगत नहीं है। नियम संगत जानने के लिए आपको मैं बार बार कई वीडियो में बताया हूँ, ये सत्य है कि ग्रह लग्न में है तो लग्न का फल देगा। मान लीजिए मेष में है सूर्य और 5वें भाव का भी फल देगा, 1 और 5 का फल तो देगा, लेकिन केवल लग्न में बैठने से या 5वें का स्वामी होने से या मेष में बैठा है तो मंगल के गुण के अनुसार, या सिंह में बैठा है तो सूर्य अपने गुण के अनुसार फल देगा, यह तो संभव है। लेकिन ये फल नंबर 2 का है, ये दोयम दर्जे का है। अव्वल दर्जे का फल मिलता है ग्रह किस नक्षत्र में। अब एक मेष में बैठा है, मेष में 3 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। मान लीजिए वही ग्रह सूर्य अश्विनी में बैठा है तो दूसरा फल हो जाएगा, भरणी में बैठा है तो दूसरा फल हो जाएगा, कृतिका में बैठा है तो तीसरा फल। अब केवल एक कह देना कि मेष में बैठा है, उच्च का बैठा है, फल ऐसा नहीं होगा, बल्कि फल नक्षत्र के अनुसार मिलता है। जैसे मान लीजिए कि सूर्य यहाँ है, हम यहाँ सूर्य को मान लेते हैं, कई ग्रहों का नाम लेने से आपको डिस्टर्ब। सूर्य में स्वयं के द्वारा 1 और 5 भाव आ रहा, जिसको लग्न कुंडली मानिए कष्ट, सूर्य में आया 1 और 5, ये तो निश्चित है कि 1 और 5 का फल मिलेगा, लग्न का भी, 5वें का भी, और 1 में जो मंगल की राशि है उसका भी गुण रहेगा, 5वें में सूर्य की खुद की ये रहेगा। लेकिन अभी हमने कहा कि ये दोयम नंबर का फल, अव्वल फल तो मिलता है नक्षत्र का। मान लीजिए सूर्य अश्विनी में नहीं भरणी में, अश्विनी में कह देंगे तो केतु में दिक्कत आएगी समझाने में, क्योंकि केतु और राहु पर विस्तार से दूसरा नियम है। तो भरणी में माने शुक्र के नक्षत्र में आएगा। अब मान लो नक्षत्र शुक्र हो गया तो यहाँ आप शुक्र को लिखोगे। शुक्र में, शुक्र कहाँ बैठा है? शुक्र मान लीजिए कन्या में बैठा, इतने दूर तो नहीं होता है, मिथुन में बैठा है, तो शुक्र तृतीय का स्वामी हो गया, और द्वितीय भाव में उसकी राशि है, 3 और 2 का स्वामी हुआ, और तुला राशि 7वें में है, अर्थात 3, 2, 7 बता रहा नक्षत्र। ये निश्चित है कि नक्षत्र के माध्यम से जो फल बता रहा है, तृतीय का, द्वितीय का, 7वें, तृतीय आपका पुरुषार्थ पराक्रम होता है, छोटा भाई बहन भी होता है, एजेंसी भी होता है, मीडिया भी होता है, या अन्य चीज़ें होती। तो तृतीय भाव से जो चीज़ें मिलती हैं उसका फल मिलेगा नंबर 1 का। द्वितीय आपका धन स्थान है, कुटुंब स्थान है, इसका भी फल मिलेगा, या द्वितीय भाव से जो चीज़ देखिए। सप्तम स्थान पत्नी का है, या आपके व्यवसाय का है, या पार्टनर का, इससे संबंध, अर्थात अव्वल फल 3, 2 और 7 का मिलेगा, फर्स्ट नंबर सबल फल। और जो ये सूर्य स्वयं के द्वारा बता रहा है ये माध्यम बनेगा, ये सोर्स ऑफ रिजल्ट बनेगा, अर्थात 1 और 5 के माध्यम से ये फल मिलेगा। उदाहरण के लिए एक तो स्वयं है आप, स्वयं के द्वारा, और 5वां मान लीजिए विवाह नहीं हुआ है, तो ये कह रहा है 5वां प्रेम स्थान है, यहाँ 7 और 2 आया है, अर्थात 5, 2, 7 आया है, इसका मतलब प्रेम विवाह का संकेत दे रहा है। समझ रहे हैं? इस तरह से अब चूंकि नक्षत्र के माध्यम से 3, 2, 7 आया है, लेकिन नक्षत्र भी पर्याप्त नहीं है,
जब तक कि उसका उप नक्षत्र स्वामी सपोर्ट न करे। जैसे हमने प्रेम विवाह का नाम लिया, तो इस सूर्य का उप नक्षत्र स्वामी मान लीजिए चंद्रमा। चंद्रमा किसी भी तरीके से, ये चंद्रमा में देखो चौथा भाव है, इसको बताएगा ही, लेकिन चंद्रमा मान लो यहाँ बैठा 11वें में, तो 4 और 11 हो गया कि नहीं हो गया। चंद्रमा का नक्षत्रेश भी कोई होगा, वो भी बताएगा। था 4 स्टेप, ग्रह स्वयं के द्वारा उसका नक्षत्रेश सबल फल 3, 2, 7 का, चंद्रमा 4, 11 का बता रहा है। चंद्रमा मान लो कुंभ में मंगल के नक्षत्र में है यहाँ, और मंगल में देखो 1 और 8 भाव आया हुआ ही है, और मंगल मान लो द्वितीय में बैठ गया तो 2 भी आ गया। तो यहाँ आप देखोगे चंद्रमा के द्वारा 11 और 2 मिल रहा है, शुक्र के द्वारा 2, 7 मिल रहा है, स्वयं के द्वारा 5 मिल रहा है। अब स्थिति ये हुई कि प्रेम विवाह इसमें संपन्न हो। इतने कारकों को, इतने 4 स्टेप को आप जब देखोगे तब ग्रह का सही फल मिलेगा। जैसे स्वयं के द्वारा माध्यम है, नक्षत्र के द्वारा ये बताएगा कि इस माध्यम से क्या फल मिलेगा। मेन फल तो नक्षत्र बताता है, लेकिन उप नक्षत्र सपोर्ट करेगा तब। उप नक्षत्र देखिए 7, 2, और उप नक्षत्र में 11 भाव भी 2 भाव भी आ गया था। 2, 7, 11 विवाह हो गया, पंचम अवतांत 5, 2, 7, 11 इसमें आ गया। इसका मतलब सूर्य में प्रेम विवाह कराने का योग है। उप नक्षत्र में यद्यपि 8वां भाव भी आया है, 8वां भाव हानिकारक इसलिए नहीं होगा क्योंकि नक्षत्र में 8वां नहीं आया है। 3, 7, 11 को अगर आप देखेंगे तो कोई एजेंसी का व्यवसाय का योग बना रहा है। ये तो अन्य विषय है, लेकिन मेन हमारा कहने का मतलब है कि ग्रह का फल उसके नक्षत्र के माध्यम से, नक्षत्र में जिन भावों का फल बलवान होगा, सबल होगा, जिन भावों को इंगित कर रहा है, अगर उप नक्षत्र में वही भाव समूह 1, 2 भाव सपोर्ट कर रहे हैं तो उसी भाव का फल मिलेगा। अब केवल एक कह देना कि सूर्य केंद्र में है, त्रिकोण में है, ऊंच में है, नीच में है, इसके आधार पर कोई फल नहीं घटित होता, क्योंकि एक राशि में 30 अंश होता है, और एक 30 अंश में 2.25 नक्षत्र होते हैं, तो 13 अंश 20 कला, 13 अंश 20 कला के। इस नाते उन नक्षत्रों पर ध्यान दीजिए, और नक्षत्र के बाद उसके उप नक्षत्र पर भी आइए। यहाँ हम उप नक्षत्र पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारे गुरुवर के.एस. कृष्णमूर्ति जी ने इसमें 4 स्टेप में केवल उप नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी को लेने की बात है। उप नक्षत्र की बात हम वहाँ लेते हैं जहाँ बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन हो, या कोई ग्रह अपने नक्षत्र में है, तो ये बताया गया है कि उप नक्षत्र स्वामी नक्षत्रेश का काम करेगा, तो वहाँ उप नक्षत्र की जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ उप नक्षत्र स्वामी को ले लिया। अन्य विभिन्न कार्यों में, विभिन्न घटनाओं में, विभिन्न विषयों में उप नक्षत्र की जरूरत पड़ती है, लेकिन फल कथन के लिए केवल ग्रह उसका नक्षत्रेश, नक्षत्र का सबल फल, और स्वयं माने स्रोत, सोर्स, और उप नक्षत्र और उसका नक्षत्र स्वामी, अगर उन जिन भाव समूहों को, नक्षत्र के जिन भाव समूहों को सपोर्ट कर रहे हैं, वही कार्य, वही फल उस ग्रह में मिलेगा। हमारे ख्याल से इसी सूर्य के आधार पर आप किसी भी ग्रह का फल कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि स्वयं में उस ग्रह ने, सूर्य हो या मंगल हो या चंद्रमा हो या राहु, स्वयं के माध्यम से कौन सा भाव बता, उन भावों के माध्यम से कौन सा फल देगा वो नक्षत्र बताएगा। और नक्षत्र को का बल तो सबल होता है, फल भी सबल होता है, लेकिन उप नक्षत्र द्वारा सपोर्टेड भाव समूहों का फल देगा जो नक्षत्र में आया हुआ। इस तरह से आप 4 स्टेप जब देखोगे ग्रह स्वयं में,
उसका नक्षत्रेश क्या बता रहा है सबल रूप से, उसका उपनक्षत्र क्या बता रहा है, और उपनक्षत्रेश का नक्षत्र स्वामी क्या बता रहा है। जैसे हमने यहाँ चारों स्टेप दिया है, इसको देख करके अगर आप फल कहोगे तो यही सही फल है और यही सटीक फल है। इसके अलावा कुछ भी कहा जा रहा है, कुछ भी बताया जा रहा है, मेरा 43 साल का अनुभव है, वो सही नहीं होता। इस नाते हमने प्रचलित परंपरागत ज्योतिष से हट करके सबसे लेटेस्ट ज्योतिष पद्धति, फलित पद्धति, किस मूर्ति पद्धति को स्वीकार किया, जो आज के युग में, आज के भौतिक युग के लिए सर्वथा उपयोगी है और अभी सबसे लेटेस्ट है और बहुत ही सूक्ष्म फलादेश की पद्धति है। ऐसे सूक्ष्म नियम पहले के ज्योतिष में उपलब्ध तो रहे, लेकिन काल पात्र स्थान परिस्थितियों के बदलने से उसमें ज़्यादा परिवर्तन आ गया। उदाहरण के लिए बता दूँ एक दो कि जैसे आज जो शिक्षा है, स्कूली शिक्षा है, जो हम इंटर BA जो भी पढ़ते हैं उसके लिए चौथा भाव अधिक महत्वपूर्ण, उच्च शिक्षा के लिए 9वां भाव। लेकिन प्राचीन ज्योतिष पहले थी, उस समय स्कूल विद्यालय नहीं थे, आश्रम पद्धति शिक्षा थी, तो 5वें को महत्वपूर्ण माना जाता था, क्योंकि उस समय आध्यात्मिक शिक्षा थी जो ज्ञान संबंधी थी, जिसका इस भौतिक शिक्षा से IAS PCS नहीं बनाना था, इंजीनियर नहीं बनाना था। इसी तरह से 6वां भाव है, 6वें भाव को चाकरी कहा जाता था, बड़ा ही खराब माना जाता था, रोग शत्रु ऋण गरीबी, और चाकरी माने बहुत छोटा काम कारोबार। लेकिन आज नौकरी 6वें से ही देखा जाएगा, चाहे वो IAS का हो, चाहे PCS का हो, छोटा हो बड़ा हो। तो इस तरह से बहुत सी सिद्धांत वर्तमान में परिस्थितियों के अनुसार, समय के अनुसार, कालचक्र के अनुसार बदल गए हैं। इस नाते सबसे ज़्यादा ग्राह्य पद्धति KP है वर्तमान परिवेश में। और अगर इसमें हम मिलावट करते हैं, प्राचीन ज्योतिष को भी नवांश, दशमांश, द्वादशांश, तृतीयांश मिलाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अभी भटके हुए हैं, सही जगह नहीं पहुँचे। केवल KP को स्वीकार करके उसके राशि, नक्षत्र, उपनक्षत्र और उप नक्षत्र का सही अध्ययन करके और ग्रह पर लागू करिए तो निश्चित यही फलित सही सिद्ध होगा। मित्रों, बहुत लंबा हो रहा है वीडियो, आशा है एक ग्रह के माध्यम से हमने बहुत कुछ बताने का प्रयास किया है, आप इसको समझ गए होंगे। एक बार में नहीं समझे हैं तो इस वीडियो को बार बार देखिए, अवश्य समझ में आएगा। ज़रूरत पड़ने पर आप हमसे परामर्श और समाधान ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।